अच्छा वो कहाँ गया? और वो कहाँ है लड़की? वो फिर से एक दिन आई फिर चली गई। क्या कर रही है वो? डमी भी लिया, स्कूल भी जाती होगी। से अरुण बाकी कहाँ है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? ठीक है मैम। ठीक है, ओके। yes, और बाकी आ रहे हैं? मैम पता नहीं, पिछली क्लास में भी बस मैं ही था, एक और लड़की और थी मैम बस। हर्षदीप? यस मैम। अच्छा वो भी नहीं है ना? यस मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन लिखते हैं। आपको बताना है कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा मैंने तुम्हें एक तरीका नहीं बताया अभी? क्या? कॉपर रिड्यूस हो रहा है मैम। हाँ, अब देखो जब भी ऐसी चीज हो, हमें एक की भी नहीं पता ना, इनकी फिक्स होती है किसी की, ठीक है? तो एस के पैरों में क्या है? 1 नहीं है, कुछ तो 1 है। इनके चार्जेस को उल्टा घुमाओ, ठीक है? तो सी यू के सर पे क्या आ गया? 1 आ गया, 1। और एस के सर पे आ गया 2। और हमेशा पहले पे प्लस होता है, मेटल पे प्लस होता है, और नॉन मेटल पे कैसा होता है? माइनस। तो आपका यहाँ पे हो गया प्लस -2 एंड +1। इधर भी ऐसा ही जाएगा, इधर +1 जाएगा, इधर कितना जाएगा? -2। वैसे भी ऑक्सीजन कैरी -2। यहाँ पे कॉपर है 0, सल्फर देखो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन -2, मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस के, इधर +4। उल्टा आता है चार्ज हमेशा। अब बात आती है, चार्जेस आ चुके हैं। अब देखो कॉपर, ओ चलो, कॉपर +1 से गया 0 पे, रिड्यूस, रिडक्शन। और अगर बात करूं सल्फर की, सल्फर गया -2 से +4, ऑक्सीडेशन। इसका दूसरा तरीका क्या था शॉर्टकट में? Cu2O था और Cu2S था, उधर जाके Cu बन गया और S ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। गुड आफ्टरनून, ओके। हाँ, अब देखो जज करने का दूसरा तरीका, ये शॉर्टकट था। इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने कॉपर को छोड़ा, किसको पकड़ा? सल्फर को। सल्फर पे ऑक्सीजन की क्या हुई? एडिशन। तो सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव होती है, यहां से क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। तो आप बोल सकते हो कि भाई कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। जिसका साथ ऑक्सीजन छोड़ के जाएगा उसकी रिडक्शन होगी, और जिसपे ऐड होगा जाके उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है?
अब बात आती है, एक और करेंगे, जल्दी से करना। Cl2 प्लस NaOH, NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर। वेश कॉपी पेन उठा ले। नहीं, बताना कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। ओके, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। यहाँ पे क्लोरीन के सर पे कितना चार्ज आएगा, अकेला है 0, ठीक है। ओके, सोडियम के सर पे कितना होता है हमेशा, +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, फिक्स है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, डन। यहाँ पे सोडियम +1 होगा तो सामने पे कितने होगा, -1। यहाँ पे सोडियम का पता है आपको +1, ऑक्सीजन का पता है -2, क्लोरीन का फाइंड आउट करो, पुट x, वहां 5 आ गया, +5 आएगा। अब आपके पास सबकी ऑक्सीडेशन नंबर आ चुका है। अब बताओ, Cl2 गया -1 में, क्या हुई, रिडक्शन, ठीक है। और Cl2 गया 0 से +5 में, तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन भी होती है जहां पे एक ही चीज ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है, ठीक है। व्हेन ओनली वन एलिमेंट gets reduced or oxidized, reduced or oxidized, then this is also redox reaction, और इसको बोलते हैं ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनल लिखो फिर एशन लगा दो आगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना ये टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, बट इसमें एक ही चीज ऑक्सीडाइज होती है और एक ही चीज क्या होती है, रिड्यूस होती है। जब तुम्हें ऐसा आता है तो ऐसी रिएक्शन ढूंढ लो जिसमें एक ही चीज ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस हो रही हो। करा, चलो प्रीवियस ईयर लेते हैं। अभी तो रहता है काफी, देखते हैं, अल्टरनेट पे चला हुआ है, सो कांट से एनीथिंग, कुछ बोल नहीं सकती, अंदाजा भी नहीं लगा सकती, बट ट्राई करूंगी सितंबर से पहले। लेक्चर अभी एसिड बेस रहता है ना तुम्हारा, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। मेटल्स नॉन मेटल्स रहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज ही करते हैं, ट्राई करने की, फटाफट करते हैं थोड़ा, चलो। ओके, रिएक्शन लिखो, HASO2 प्लस SN2 पॉजिटिव, ये आपको 2015-14 में आया रखा है, प्लस H पॉजिटिव, इट विल गिव यू AS प्लस SN4 पॉजिटिव प्लस H2O दे रखा है उन्होंने, हमें फर्क नहीं पड़ता, जब दे रखा हो तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्कैंडियम नहीं, ये टाइटेनियम नहीं, क्या है, SN10 होता है और AS होता है आर्सेनिक। आपसे पूछा गया था कि विच वन इज गेटिंग, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, क्या बताना है, अब एजेंट्स करेंगे हम, ठीक है। और इस बार जो मैं तुम्हें पेपर में यही आ रखे थे, डायरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा था, तो ये भी अब पता करेंगे कैसे डिस्कस करना है। चलो बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कौन सा होगा यहाँ पे, हाँ हाँ, वेरी गुड। अब रिडक्शन ढूंढना है तुम्हें, वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, लिखो और बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। -1 क्यों आएगा, इसका +1 है, इसका -2 है, +1 आएगा। -4 + 1 कितना हो जाएगा, उधर 0 है, हाइड्रोजन पे तो +1 और -2 ही होगा,
AS गया -3 से किसमें, 0 में, रिडक्शन। और अगर बात करूं SN, देखो +2 से किसमें जा रहा है, +4 में, ऑक्सीडेशन। यही है। अब बात आती है एजेंट्स की। हमेशा एजेंट आपको रिएक्टेंट्स में मिलते हैं, वेदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पूछा, कुछ भी पूछा, ऑक्सीडाइज पूछा, रिड्यूस हो रहा, जो भी, हमेशा आप टिक करोगे उस पे, इनको नहीं, प्रोडक्ट्स का कोई काम नहीं है, ये हो चुका है, ठीक है। और जहां पे रिडक्शन होती है वहां पे एजेंट उल्टा मिलता है। पहचानने का तरीका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन होगा, ये पूरा HaSO2 is behaving as oxidizing agent। एजेंट का काम होता है ना, जैसे LIC एजेंट होते हैं, वो दूसरों की LIC करते हैं, खुद की नहीं करते। सेम यहाँ पे है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद नहीं वो चीज होना। इसलिए ये हमें कहाँ पे मिलता है, रिडक्शन पे मिलता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजेशन पे हमें क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, SN +2, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम है किसी और की रिडक्शन करवाना, ये करवा रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये चीज, चलो अब एजेंट्स ढूंढना क्लियर हो गया, कैसे करना है, सेम वही है, बस उल्टे एजेंट्स देने। अब देखते हैं पेपर में कैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाँ जी, बताइए फिर। हाँ जो भी है, जो, हाँ, oxidizing agents are those who oxidizes others and reduces itself, and oxidizes others and reduces itself। दूसरों पे वो काम करेगा जो वो है नाम, और खुद पे उल्टा होगा, ठीक है। दो सब्सटेंसेस हु गेट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर्स। ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो ये आपको मिलता है हमेशा कहाँ पे, रिडक्शन पे, और वो आपको मिलेगा हमेशा ऑक्सीडेशन पे। डन, ठीक है। दूसरी चीज, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है रिडक्शन पे हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, एक्सेप्टर इन नेचर। और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर, ठीक है। ओके, अब तुम्हें जज करने का तरीका बताती हूँ जो मेन में तुमसे पूछा जाता है बेसिकली। चलो अब देखो, तो आपको पेपर में पूछा गया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी हैलोजेंस में, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो देखो सीधी बात, एक चीज याद रखना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख किसको है, एक्सेप्टर कौन है, तो फ्लोरीन याद रखना। क्या याद रखना, फ्लोरीन। यानी कि पीरियोडिक टेबल में आएंगे हैलोजेंस, कौन आएंगे, हैलोजेंस। उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और साथ में क्लोरीन, ठीक है। अगर हैलोजेंस में से इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो लिखो पहले हैलोजन, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको पता था फ्लोरीन, तो इसकी तरफ एरो होने थे, ठीक है। ऐसे होना था ये आपको क्वेश्चन इस बार आया हुआ था,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे होते इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट अगर पता होगा तो बाकी कर सकते हो खुद, ठीक है, इजी था ये। एसी नहीं चल रहे आज, एसी नहीं चल रहे, ओके। फिर ऑक्सीजन, ओजोन, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, सॉरी ओजोन होता है O3, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो केमिकल्स में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से करवाया मैं तुम्हें? एक मैंने करवाया था KMnO4, एक करवाया था K2Cr2O7, है ना, और एक करवाया था H2SO4। इसमें मैग्नीज के सर पे कितना चार्ज था? 7, क्रोमियम के सर पे था 6, सल्फर के सर पे 6। देखो ये चार्जेस +6 +7, ये बहुत ज्यादा हाई चार्जेस है। क्या है ये? तो ऐसी स्पीशीज जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर बहुत बड़ा हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? स्टेट हाई हो, तो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला करो। तरीका ये भी होता है जज करने का। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको हाई मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, यू विल से कि वो किस में जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे जाएगा, ठीक है। अब चाहे तुम यहाँ पे देखो, ये लिख दो Cr2O7, वो पोटाशियम डाइक्रोमेट था, ये सोडियम डाइक्रोमेट है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, तो यू विल से कि ये भी किस में जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे पास 2 कंपाउंड्स दे रही हूं मैं, तुम्हें जज करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है। अब एक और बात, इसका उल्टा यहाँ पे होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम आ रहा है, क्या आ रहा है? लेस आ रहा है, सो दैट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट में जाएगा। तुम्हारे पास मैंने 2 कंपाउंड दे दिए, FeCl2, FeCl3। आप बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? कितना होगा FeCl3 का? अच्छा, इधर -1, इधर कितना आ जाएगा? +3, +2, -1, +3 वाला इधर आएगा, और -2 वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे, सॉरी +2 वाला यहाँ पे जाएगा, FeCl2। डन। तो ऐसे जज करने के तरीके हैं। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, उसका +2 है, इसका +3 है। आयरन 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +3, ठीक है। तो 3 ज्यादा है, तो 3 जब भी आएगी यहाँ पे आएगा, और 2 वाला उधर जाएगा, ठीक है। तो याद करने के तरीके मिल गए, ओके। और लिखो, all the positively charged species ठीक है। ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसके सर पे प्लस चार्ज हो, H+, CH3+, जो भी है। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम है, दे रखे हैं उसने इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? लेना चाहेगा, ठीक है, एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। और ऐसी स्पीशीज जहां पे क्या हो? माइनस चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज यहाँ पे आएंगी, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, या फिर H नेगेटिव, या फिर हो सकता है N3 नेगेटिव, सो ऑन। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच है, दे सकता है। अच्छा, अब एसिड्स होते हैं बच्चे कुछ, आपने एसिड अभी, चलो मैंने पढ़ाया नहीं अभी एसिड बेस चैप्टर, बट जब भी पढ़ेंगे तब भी करोगे ही, अभी भी कर लेते हैं। थोड़े बहुत एसिड तुमने सुन रखे हैं। अब देखो एसिड लिखूंगी मैं तुम्हारे सामने, कुछ तुम्हें बताना है कौन सा कहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करते हैं। देखो ये रहे H2SO4, HNO3, HCl, HBr, H3PO4 एटसेट्रा। चलो बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? रखा है उधर।
हाँ बताओ फिर जल्दी, शाबाश। देखो ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। जैसे H2SO4 में ऑक्सीजन है, दिख रही है, H3PO4 में दिख रही है, यस, HNO3 में दिख रही है, ये सारे एसिड यहाँ पे जाएंगे। और जो एसिड जिसमें H ही हो, ऑक्सीजन ना हो, वो सारे इधर डाल दो, HF, HBr, HI, HCl, ये सारे इधर आएंगे। ठीक है। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स कैसी होती है, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, आपको पता है, देख लिया करो वहां पे पढ़ा क्या है। हाइड्रोजन बिहेव कर सकता है दोनों की तरह। हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव कर सकता है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मान लो तुम्हें बोथ ऑप्शन में ही नहीं है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए तुमसे पूछ रखा है भाई क्या बताओ, एक पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे पे रिड्यूसिंग है, या तीसरे पे कुछ भी नहीं है, बोथ है ही नहीं, तब क्या टिक करोगे, तब रिड्यूसिंग टिक करना। तब क्या करना टिक, रिड्यूसिंग। है दोनों नेचर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग भी शो करता है, जब बोथ होगा तो बोथ पे चले जाना, अदरवाइज किस पे जाओगे, रिड्यूसिंग पे जाओगे। चलो तो डन, आई थिंक इतने बहुत है। चलो लुईस एसिड लुईस बेसिस हम बाद में करेंगे, क्योंकि तुमने डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी है, सो आई कांट से कि भाई हाँ वही वही बोल रही हूँ ना, अभी तो हम कर नहीं सकते उसको। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आते हैं अब, शाबाश। हाँ जी बताओ फिर, ये इसी के साथ है ना, खत्म करना है ये, होपफुली जल्दी खत्म हो जाएगा ये। एसिड बेस तो 2-3 दिन लेगा ना, तब तक तुम ये साफ हो जाओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ऐसी केमिस्ट्री जो डील्स करती है दो चीजों के साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, दोनों चीजें साथ में हो रही है, तब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आ जाता है खुद ब खुद, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट था, मतलब जो इसके साथ डील करता था बेसिकली, फेराडे। कौन था, फेराडे। फेराडे आया, फेराडे ने बोला, जैसे कुछ बोलते हैं ना कि कुछ कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कुछ एसिड हो सकते हैं, कुछ बेस हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं, ऐसा बोलते हैं, 3 टाइप की चीजें हैं, डन। अब इसने बोला नहीं, कंपाउंड्स होते हैं 2 टाइप के, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, डन। अब इसके बेसिस पे तुम्हें पिछले से पिछले पेपर पे क्वेश्चन था। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रो वर्ड जुड़ा हुआ है, ऐसे कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स which conduct electricity in their molten state or aqueous state। ठीक है। सो बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनको अगर तुम पानी में डालोगे या फिर उनको मेल्ट करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। कौन से होते हैं ऐसे, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अब सुनो, जज करने का तरीका, पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी चीज है, उन्होंने सीधा पूछा कि भाई जिसको तुम अगर पानी में डालोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन देखो क्या क्या हो सकते हैं, एक सॉल्ट दिया हुआ था, ठीक है, एक एसिड दे रखा था, एक बेस दे रखा था, और एक बोलूं तो मैं शुगर लिख रखा था।
ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी? शुगर। शुगर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वैक्स, नैफ्थलीन, ये सारे ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली कोवेलेंट सॉलिड। कैसे? कोवेलेंट सॉलिड। एक्सेप्शन आ जाती है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है बट दैट इज काइंड ऑफ सॉलिड चीज। अब कोवेलेंट सॉलिड में और क्या क्या आ सकता है? नैफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, ये नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। अब यहां पे कैसे जज करोगे? एक तो एसिड बेस। कैसे? एसिड बेस हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वो पानी में जाके टूटेगा टूटेगा। जो चीज पानी में जाके टूटेगी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, तो माइंड में ये रखा करो। शुगर नहीं टूटता है, ठीक है, शुगर कोई एसिड और बेस में नहीं आता। ठीक है, अब दूसरी चीज, आयनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? आयनिक। पढ़ोगे तुम, जब तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग करवाऊंगी तुम्हें जज करने का तरीका बताऊंगी। तो जब भी आयनिक कंपाउंड आएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे करेंगे। कुछ ज्यादा लेवल पे करते हैं, कुछ कम लेवल पे करते हैं, और ये रीजन रहता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? वीक। जो वीक एसिड है वो यहाँ पे आएंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए तो जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना हो ना, जैसे इन्वर्टर में बोलते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा डाला होता है इन्वर्टर की बैटरी में? इलेक्ट्रिसिटी को और अच्छे से कंडक्ट करने के लिए, और अच्छे से रिएक्शन करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड डाला गया होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वीक थोड़ा ना डालेंगे, वीक तो लो लेवल पे करेगा, तो जब तक वो चार्ज होगा तब तक तो दिन निकल जाएंगे। ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड डाले गए होते हैं, तो ये चीज माइंड में रखना। हो जाएगा? कर लोगे? आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कुछ एक एग्जांपल्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है सेल। ठीक है, आप यहाँ पे दो टाइप के सेल पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। थोड़ा बहुत बताऊंगी, ज्यादा नहीं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ फिर। इलेक्ट्रोकेमिकल, अब देखो सेल का काम है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल वर्ड है तो याद रखना यहाँ पे केमिकल से एनर्जी बनाई जाती है। केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस की जाएगी? ये किस में कन्वर्ट की जाएगी? कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे तुम्हारे घड़ियों में सेल डलते हैं ना, रिमोट्स में डलते हैं, ऐसे तो है नहीं कि उनके साथ चार्जर लगा हुआ है साथ में वो चल रहा है, नहीं, ऑलरेडी उसके अंदर केमिकल भर के रखे होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन से एनर्जी बनती है, उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। अब वही एनर्जी बाद में कन्वर्ट की जाती है किसमें? इलेक्ट्रिकल में, जिससे वो जो भी आपके वो चीजें होती है, अप्लायंसेस होते हैं, वो चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में रखना, इस वजह से ये सारी चीजें ऐसे होता है। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? उल्टा, इसका उल्टा। इनको चलाने के लिए सबसे पहले एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए इनको? सबसे पहले एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। डन? जैसे फोन की बैटरी होती है, पहले चार्ज करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इन्वर्टर की बैटरी, ऑटोमोबाइल्स, ये अलग चीज है, इसमें बैटरी थोड़ा, इसमें थोड़ा, ये तो चलेगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ। टॉर्च होगी आजकल की, या ट्रिमर्स हो गए, उनको चार्ज करके रखना पड़ता है, बाद में वो खत्म हो जाती है बैटरी, फिर से चार्ज करो, तो चार्जिंग के थ्रू आप उसमें एनर्जी भर रहे हो। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। बाद में तुम उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करोगे। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। ओके, दोनों में देखो, दोनों सेल्स में होंगे एनोड और कैथोड। क्या होंगे?
दोनों में ही एनोड और कैथोड होते ही होते हैं। इधर भी एनोड और कैथोड। डायरेक्ट क्वेश्चन के एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या जो भी चीज है, क्या होता है? कैथोड पे उधर में है याद रखना ट्रिक, एन ऑक्स रेड कैट, क्या याद रखोगे? एन ऑक्स रेड कैट, लाल बिल्ली और एक बैल, ठीक है। एन का मतलब है एनोड, और एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। क्या होती है? वेदर वो किसी भी सेल का हो, कहीं का भी हो, वहां पे ऑक्सीडेशन ही होगी। और कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। ये तो फिक्स है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? चार्जेस का। यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा एनोड और कैथोड पे, और उधर कौन सा चार्ज होगा? कैथोड रे से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? एनोड से किसकी हुई थी? हाँ नवजोत, किसकी हुई थी कैथोड से? हर्षदीप, कैथोड रे से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? कैथोड रे। हाँ जी, कैथोड से किसकी डिस्कवरी हुई थी? बेवकूफो, कैथोड से इलेक्ट्रॉन की हुई थी, और एनोड से किसकी हुई थी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन कैरी प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। बट जहां पे केमिकल वर्ड आ गया वहां पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस जब भी वर्ड हो तो याद रखना चार्जेस सेम रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस नहीं चेंज होते। तो इलेक्ट्रिसिटी में कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। एनोड पे कौन सा होगा? पॉजिटिव। बट उधर उल्टा हो जाता है, जैसे केमिकल वर्ड आता है कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव, ये फर्क है। डन, ओके। ठीक है, अगर तुम दोनों में से पूछा जाए कि भाई किसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, तो किसमें होगा? हाँ, अपने आप किसमें होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से वाले सेल में होता है? हाँ, केमिकल पे। इधर वाले सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और इधर वाले में नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस समझते हो ना? अपने आप जो चीज हो, जैसे तुम अपने आप पढ़ोगे तो तुम क्या हो? स्पॉन्टेनियस हो। और नॉन मतलब जो अपने आप ना हो। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई ये वाले सेल के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे फोन की बैटरी खुद ब खुद नहीं चलती, उसके लिए तुम्हें एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है, धक्का देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या तुम ऐसा करते हो? सीधा मार्केट से सेल लाते हो, उनको यूज करते हो और फेंक देते हो। ठीक है, तो वो चीज किसमें आ गया? इलेक्ट्रोकेमिकल में। ये चीज याद रखना। चलो अब आते हैं बैटरी पे। किस पे आते हैं? बैटरी। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हाँ, बैटरीज आपकी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी क्या होती है? चार्जेबल कौन सी होती है? नॉन चार्जेबल कौन सी होती है? हाँ हाँ, कौन सी होती है? रिसाइकल कौन सी? चार्जेबल कौन सी नहीं है? प्राइमरी इज नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, इसको तुम बच्चे बार बार चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हो। कांट बी यूज अगेन एंड अगेन, कांट बी यूज अगेन एंड अगेन। एक बार यूज करके छोड़ दोगे, यही काम है इसका। वेराज जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी को और मॉडिफाई किया गया, उसको रिचार्जेबल बनाया गया।
बार बार आप यूज कर सकते हो, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, बार बार यूज कर रहे हो बैटरी, उसको सेकेंडरी बोल दिया। अगर एक बार यूज करके फेंक नहीं पड़ रही है तो उसको प्राइमरी बोल दिया। चलो अब बताओ एग्जांपल्स, प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल्स बता दो। हाँ, रिमोट सेल, उनको बोलते हैं ड्राई सेल। क्या बोलते हैं? ड्राई सेल। और दूसरा नाम रहता है उसका लेक्लेंचे सेल। हाँ जी, क्या क्या क्या? हाँ, वो इधर नहीं आएगी। हाँ, और दूसरा एग्जांपल, मर्क्यूरी सेल। क्या याद रखोगे? ये जो बटन्स वाले सेल होते हैं, छोटे छोटे, घड़ियों में डलते हैं, रिस्ट वॉचेस में, या फिर जो गेमिंग टूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, जिनमें छोटे छोटे सिल्वर की तरह सेल होते हैं, वो वाले ये होते हैं। अगर दोनों में बात की जाए कौन कांस्टेंट वोल्टेज देता है, तो कौन सी देता है? खुद सोचो, आफ्टर सम टाइम तुम्हारा जो रिमोट है ना वो काम करना बंद कर देता है, तुम उसको क्या करते हो? धक्का मार रहे होते हो, हाथ पे करते हो ऐसे से। घड़ी की उसको भी करते हो ऐसे, घड़ी को करते हो कभी? वो सीधा एक टाइम बंद हो जाती है ना, ऐसा तो नहीं धीरे धीरे डेड सेल, मतलब जो सेल है वो डेड होना शुरू होता है, नहीं। तो यानी कि यहाँ पे आपकी कांस्टेंट वोल्टेज नहीं होती, यहाँ पे वोल्टेज कैसी रहती है? हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, बाकी डिटेल में सेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर आपको कहीं पे लिखा आता है गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। क्या होते हैं वो? केमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ही टाइप का है, वही वाला जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें देनी पड़ेगी। अब सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, उसके एग्जांपल्स बताओ। हाँ, देखो सेकेंडरी बैटरी में आगे तुम्हारी लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। और लेड स्टोरेज बैटरी, इसको सिंपल स्टोरेज बैटरी भी लिखा जाता है, या लेड आयन बैटरी भी लिखा जाता है। अब लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ कहाँ यूज की जाती है? हैवी चीजों में, इन्वर्टर्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स हो गए, उनमें जो बैटरी होती है दैट इज दिस। डन। और बात करूं, इसमें टोटल कितने सेल होते हैं? 6 सेल होते हैं जुड़े हुए। ठीक है, हर सेल की वोल्टेज कितनी होती है? 2 वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितनी हो गई? 6 दूनी 12 वोल्ट। ठीक है, याद रहेगा। ओके। और पहले आपको इसको चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिकल। चलो नेक्स्ट देखो, लिथियम आयन बैटरी। बताओ कहाँ यूज की जाती है? मोबाइल्स में, और स्कूटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ना, वो स्कूटी जो चली है आजकल, हल्की होती है। नहीं, सारे वाले नहीं, छोटे मोटे नहीं होते। जो महंगी होगी उसमें लिथियम आयन होगा। ठीक है, क्योंकि लिथियम महंगा होता है। और जैसे अब छोटे मोटे ये भी होता है ना तुम्हारे ट्रिमर्स वगैरह, उसमें ये नहीं होता। उस उसमें होते निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। यहाँ पे जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं वहां पे ये यूज होते हैं। ट्रिमर्स हो गए, शेवर्स हो गया, जो भी चीज है ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। ट्रिमर्स वगैरह लिख रही हूँ, बाकी देख लेना। चलो, हो गया, डन। अब आती है हमारी फ्यूल सेल की।
फ्यूल सेल क्या होता है? हाँ जी, हाँ, फ्यूल एनर्जी को, फ्यूल मतलब फ्यूल से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही हो। तो अब इन्वर्टर्स नहीं, जनरेटर में तो वो दूसरा है, उसकी तरह बिहेव करता है ना, मैग्नेटिक, उसमें वो उसमें बनाता है। रॉकेट्स में या स्पेस प्रोग्राम्स जो भी होते हैं उनमें इनको यूज किया जाता है। ठीक है, फ्यूल सेल ये आपको हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। बहुत ज्यादा एनर्जी जब आपको चाहिए होगी तब आप फ्यूल सेल यूज करोगे। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें हाईली कंबस्टिबल चीज चाहिए। क्या चाहिए? हाईली कंबस्टिबल चीज। और कंबस्टन होती है यहाँ पे बच्चे, तो कंबस्टन में ऑक्सीजन तो नेसेसरी है, तो एक तो पक्का ऑक्सीजन होगा। दूसरा क्या हो सकता है? एक होती है हाइड्रोजन गैस। क्या होती है? एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन, ये सेल होता है फ्यूल सेल। हाइड्रोजन गैस देखा गया है जब जलती है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे वो रॉकेट को दूर तक फेंकने की कैपेसिटी रखती है, ले जाने की। इसकी जगह आप और भी चीजें यूज कर सकते हो जो जलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है मीथेन हो गया, या फिर हो सकता है केरोसिन ऑयल ले लो। केरोसिन ऑयल भी उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है जलने की। जैसे एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है ना, केरोसिन ऑयल करते हैं यूज एज अ क्या, फ्यूल। ठीक है, उसको एनर्जी भी देता है वो। तो यहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हैं रॉकेट्स में। बट अगर केरोसिन अगर यूज करते हैं तो उस रॉकेट की स्पीड जो होती है वो कम होती है, और बोलूं तो वो इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो रॉकेट को ज्यादा दूर तक नहीं फेंक सकता और भारी होता है। वो वाली हाइड्रोजन क्या होती है? हल्की। तो जितना कम वेट रहेगा रॉकेट का वो उतनी स्पीड से क्या करेगा? जाएगा। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है हाइड्रोजन, बट थोड़े दूर तक फेंकना हो तो केरोसिन ऑयल इज द बेस्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, फ्यूल सेल ये होते हैं। ओके, डन। अब करते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्या होता है कोरोजन? मेटल का करोड होना। मेटल का क्या होना? करोड होना। करोड का मतलब होता है खराब होना। और वो कोई भी मेटल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप दो तीन की बात करते हो। मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स है वो रिएक्ट करती हैं और खराब हो जाती है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। अब सभी को रस्ट नहीं बोलते हैं, सिर्फ लोहे पे अगर मेटल करोड होती है लोहे वाली तो उसके लिए रस्ट वर्ड यूज किया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट किस कलर की होती है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, किसकी वजह से होगा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? बस आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, वाटर यानी। ठीक है, ये मिलके आपके बनाते हैं Fe2O3.XH2, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। वाटर रहता है। ठीक है, अगर आप सिंपल ऑक्सीजन ही दोगे लोहे को तो उसको जंग नहीं लगेगा। दोनों की प्रेजेंस क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। और अगर बात करूं दूसरे की, अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन आ रखे हैं, रस्ट सिंपल आ रखा है आयरन वाली रस्ट पे, ठीक है, और कॉपर पे आ रखा है, सिल्वर पे आ रखा है, तुम्हें तीन चार पे आ रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन। अब कॉपर पे सुनो कैसे क्वेश्चन था। कॉपर पे जंग लगता है, कैसा जंग लगता है? ग्रीन कलर का जंग लगता है, ग्रीन कलर का क्रोजन होता है। बेस्ट एग्जांपल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, पढ़ा है ना? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या बताती है? देखो जब स्टार्टिंग में उसको बनाया गया था ना वो मेटालिक कलर की थी, जैसे ये बेंच है,
ऐसा जैसा दिखता है कॉपर। अब धीरे धीरे उसको जंग लगता रहा, वो हरी हो गई, ठीक है। तो अब वो हरी दिखती है तुम्हें, बट एक्चुअल में वो कॉपर से बनी है। तो जो उसकी जंग है दैट इज ग्रीन। अब देखो जंग किसकी वजह से लगता है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। जरूरी नहीं हर चीज को जंग किससे लगे, ऑक्सीडेशन तो होगी बट किससे होगी। देखो क्वेश्चन आ रखा था तुम्हें, दिस इज लाइक आपको लिख रखा था कॉपर सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन सेकंड था कॉपर फॉस्फेट, फिर था कॉपर नाइट्रेट, फिर था कॉपर कार्बोनेट। अब सही कोई ऑप्शन चूज करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कॉपर को जो जंग लगता है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। CuCO3 और Cu2OH ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है उसके जंग का। मेन ये एक्स्ट्रा ये भी पड़ा होता है पर। नाउ दिस इज कॉपर का बेस, OH क्या होता है, बेस होता है। तो दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्या होता है ये, बेसिक कॉपर। मान लो आपको दो ऑप्शन पड़े, एक कॉपर कार्बोनेट पड़ा है, एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट पड़ा है, तो आप सिंपल कॉपर कार्बोनेट पे नहीं जाओगे, आप जाओगे बेसिक वाले पे, क्योंकि इसमें बेस भी प्लस में होता है। और ये चीज तुम्हें 8th की बुक के नहीं 7th की बुक में है ये, सोचो तुमने कब पढ़ के छोड़ी है ये, ठीक है। ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है बाकायदा, तो ये चीज एज इट इज उठाई गई थी वहां से, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, क्रोजन में तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, क्रोजन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है, याद रखना। जो भी जंग लगता है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है, मेटल का खराब होना ऑक्सीडेशन की वजह से। एंड ये जितने भी जंग होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं ये, बेसिक इन नेचर, ठीक है। दूसरी चीज सिल्वर, जो तुम्हें लास्ट से लास्ट पेपर में आ रखा था, इसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। क्या बोलते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं वैसे ही। टार्निशिंग का मतलब होता है सिल्वर का ब्लैक होना, क्या होना, जो चांदी है वो आफ्टर सम टाइम ब्लैक हो जाती है, खराब नहीं हो रही है, पर उसको वो क्या लग रहा है, जंग लग रहा है। हाँ तो बताओ फिर किसकी वजह से होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, आपको वहां पे टिक करना था सही ऑप्शन, कि जो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, ब्लैक कलर है, वो क्या होता है। तो याद रखना सिल्वर पे जंग S फॉर S, सल्फर की वजह से, ठीक है। SS याद रखना, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है Ag2S। नेचर में H2S पाया जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर को जंग लगता है, ना कि ऑक्सीजन। और बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्वर ऑक्साइड टिक करके आता है, जो गलत है, ठीक है। तो याद रहेगा, आयरन पे था ऑक्सीजन वाटर की वजह से, कॉपर पे था कार्बोनेट्स की वजह से, वो भी बेसिक वाले, सिल्वर पे था सिल्वर सल्फाइड की वजह से। तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कुछ एक जो जंग होते हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करते हैं, किसका जंग है आयरन को खाता है धीरे धीरे, कॉपर, कॉपर के ऊपर भी वो चढ़ चुका है, नहीं। हाँ याद रखना, एल्यूमिनियम का जो जंग होता है दैट इज वर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। अब देखो हाउ, एल्यूमिनियम पे जो जंग लगता है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, Al2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये रही एल्यूमिनियम की मेटल, मान लो इस पे जंग लग गया, ये लग गया, ऊपर वाली लेयर बन चुकी है अब Al2O3, क्या बन चुकी है O3, और जो अंदर लेयर है वो क्या है, एल्यूमिनियम, ये पूरा एल्यूमिनियम है। अब ये जंग जो होता है ये अंदर नहीं जाता, जैसे लोहे का जंग अंदर अंदर जाता है ना, धीरे धीरे खा लेता है उसको, ये नहीं जाता अंदर, इसलिए ये वर्क करता है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो इसी वजह से जो एरोप्लेन्स है ना, अब एरोप्लेन्स में ऑलरेडी क्या एल्यूमिनियम यूज करते हैं बनाने के लिए, तो उसको जंग लग के क्या मतलब वो खराब हो गया, नहीं। जो एल्यूमिनियम
एरोप्लेन बनाने के लिए यूज किया जाता है, उस पर ऑलरेडी प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा के भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो पेंट वगैरह है जो भी है उसको और सजाने के लिए वो कर दिया जाता है, बट उस पहले ही उसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दी गई होती है एरोप्लेन बनाने वाले एल्यूमिनियम पे, और इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं? बाकी डिटेल में एनोडाइजिंग हम पढ़ेंगे कहाँ पे, मेटल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए याद रखना, वहां पे उस टाइम फिर से पूछूंगी दोबारा, समझ गए? एनोडाइजिंग क्या होता है? टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द मेटल, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये इसीलिए यूज किया जाता है बिकॉज प्रोटेक्टिव लेयर फर्दर मेटल को बचाती है कोरोजन से। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रिवेंशन कैसे की जाती है? पेंटिंग और ऑयलिंग, ग्रीसिंग, एनीथिंग एल्स? जो मेन है वो तो बोलो। मैम जिंक की, हाँ जी अरुण, जिंक की कवर चढ़ाते हैं मैम उस पे। उस प्रोसेस का नाम याद रखना, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन में किस चीज की कोटिंग की जाती है? लोहे पे। देन यू विल से जिंक मेटल की कोटिंग की जाएगी ऑन, कोटेड ऑन आयरन। क्यों किया जाता है इसका कोट? हाँ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। और इस वजह से जो ऑक्सीजन आता है वो सबसे पहले जिंक से रिएक्ट करता है और वो उसके ऊपर ZnO बना देता है। क्या बना देता है? ये रहा लोहा, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग थी, ये उसके ऊपर और क्या बना देगा? ZnO। ऑक्सीजन सबसे पहले रिएक्ट करना चाहेगा जिंक के साथ, और जिंक का जो जंग होता है वो भी एज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, वो फर्दर अंदर नहीं देता उसको जाने। देन इसकी जगह तुम और भी रिएक्टिव मेटल्स यूज कर सकते थे, ठीक है, बट क्यों नहीं करते? क्रोमियम कर सकते थे। नहीं। वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्रोमियम से, क्रोमियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। हम्म क्यों वो रिएक्टिव नहीं होगा जिसके पास d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वेकेंट स्पेस है? अनपेयर्ड वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द पेयर्ड वाले। नहीं, क्रोमियम की जब लेयरिंग की जाती है ना थोड़े टाइम तक तो वो उसको बचा के रखता है, बट क्रोमियम पे आफ्टर सम टाइम के बाद क्रैक्स पड़ जाते हैं। अब जब क्रैक्स पड़ गए उसकी लेयरिंग में तो ऑब्वियसली जो आयरन था उसकी सतह क्या होगी? खुली होगी, जंग लग जाएगा। बॉन्डिंग नहीं, जैसे क्रोमियम पे धीरे धीरे जंग लगना शुरू होता है वो खुद की मतलब फट जाता है वो। हाँ, जिंक का आपका ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड बना के बैठा था क्योंकि जिंक इज मोर बोल सकते रिएक्टिव देन क्रोमियम, ठीक है, तो इस वजह से। और दूसरी चीज याद रखना, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्ड पढ़ा होगा 8th में या 7th में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉर्ट में सुनो, जैसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि लो नहीं, less expensive metals. हाईली एक्सपेंसिव मेटल को जब लो एक्सपेंसिव मेटल पे क्या किया जाता है? डिपॉजिट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोल देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये तुम्हें पता है किसके लिए की जाती है? सोना चांदी तो चलो सस्ता ही है सोने के लिए, जैसे किसी को नकली वाली ज्वेलरी बोलते हैं बट वो तो बिल्कुल ही नकली होगी,
बट एक होता है कि हमें चाहिए भी गोल्ड वाली फीलिंग बट लेना भी सस्ता है, तो अंदर तो बिल्कुल लेस एक्सपेंसिव मेटल डाली जाती है बट उसके बाहर उसकी क्या कर दी जाती है, सोने की कोटिंग कर दी जाती है। सेम कंसेप्ट होता है विद द टैप्स, वॉशरूम की टैप्स होती है ना, उसमें लोहे के ऊपर किसकी कोटिंग की गई होती है, क्रोमियम की। अब क्रोमियम इसलिए क्योंकि क्रोमियम स्क्रैच प्रूफ होता है, ठीक है, क्रोमियम पे स्क्रैच की वजह से बहुत टाइम तक उसके ऊपर शाइन बनी रहती है। डन, देखते हो ना जैसे और कहाँ पे यूज होता है, सेम जो बाइसिकल होती है उसका हैंडल होता है सिल्वर कलर का, दैट इज क्रोमियम, लोहे के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की गई होती है, ठीक है। और वो इसीलिए क्योंकि वो उसको स्क्रैच प्रूफ मतलब क्या करेगा, बचा के रखेगा, स्क्रैच लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और काफी टाइम तक शाइनी रहेगा। नहीं नहीं ये क्रोमियम नहीं है हर चीज दिखने वाली क्रोमियम नहीं होती। ओके, और टिन मतलब वो नहीं होते हैं, कैन होते हैं, हाँ कैन पे क्या होता है, नहीं जितने भी कैन्स होते हैं ये उन पे अंदर लेस एक्सपेंसिव मेटल होती है और उसके बाद कोटिंग की गई होती है। हो गया, अच्छा नहीं नहीं मेरी क्लास है फिर बाद में। अच्छा चलो आज के लिए इतना करते हैं, हमारा रह गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो करेंगे, कोरोजन हो चुका है, उसके बाद जो बेसिक चीज होगी वो बता दूंगी। ओके बाय बाय हर्षदीप अरुण। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।